एसएफएच केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अभिक्रिया है ए दैट गिव्स बी प्लस सी। तो ए अभिकारक है, बी और सी उत्पाद है। ए की प्रारंभिक सांद्रता हमने 15 मोल प्रति लीटर ली है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये अभिकारक उत्पाद में बदलेगा और ए की सांद्रता घटती जाएगी। तो 15 मोल प्रति लीटर ए की सांद्रता है, इसका क्या अर्थ है? यानी 1 लीटर में 15 मोल घुला हुआ है ए। अब जैसे अगर मान लिया ए H2SO4 है तो H2SO4 का अणुभार 98 AMU होता है, यानी 98 ग्राम अगर लें तो ये 1 मोल होगा। तो अगर 1 लीटर पानी में 98 ग्राम H2SO4 घुला है तो 1 मोल प्रति लीटर है। तो यानी अगर इसका 15 टाइम्स घुला होगा 15 गुना 98 ग्राम का, तो 15 मोल प्रति लीटर का विलयन होगा। तो यहाँ हम बात एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लिया H2SO4 है, बट यहाँ पर A है, तो एक जो है 15 मोल प्रति लीटर का इसका सोल्यूशन है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इसकी सांद्रता मान लिया 5 मिनट बाद ये 10 मोल प्रति लीटर रह जाती है, फिर मान लिया 10 मिनट बाद 12 मोल प्रति लीटर रह जाती है, फिर मान लिया 8 मोल प्रति लीटर रह जाती है, फिर 6 मोल प्रति लीटर रह जाती है, और फिर 25 मिनट बाद 5 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी सांद्रता समय के साथ घट रही है। अगर हम एक ग्राफ देखें जिसमें एक तरफ टाइम है, यहाँ ये 0, 5, 10, 15, 20 ये टाइम है, और एक तरफ ये सांद्रता है, यहाँ पर जैसे ये लाइन है, तो इसकी जो सांद्रता है ये घट रही है। 15 है, 10 है, 12 है, 8 है, 6 है, 5 है, और भी आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता घटती जाएगी। तो ये अभिकारक का कर्व है, और अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर वाई एक्सिस पर सांद्रता है किसकी? अभिकारक की। अभिकारक यानी रिएक्टेंट की सांद्रता है। तो सांद्रता उसकी घटती जा रही है समय के साथ। अब मान लिया हमने ये टाइम इंटरवल लिया, सपोज़ 5 से लेके 15 मिनट के बीच। तो 5 से लेके 15 मिनट के बीच का इंटरवल कितना टाइम हुआ? यानी 10 मिनट। यानी अगर हम डेल्टा टी देखें यहाँ, तो टाइम इंटरवल कितना है? 15 माइनस 5 यानी 10 मिनट। तो इस 10 मिनट के इंटरवल में सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? 10 से 8 हो गई। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, डेल्टा सांद्रता जो हुई वो कितनी है? यानी 10 और 8 का अंतर कितना आएगा? 2 मोल प्रति लीटर। तो 2 मोल प्रति लीटर चेंज हो गया 10 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना चेंज होगा? तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 10 मिनट में चेंज हुआ कितना? 2 मोल प्रति लीटर। तो 1 मिनट में कितना चेंज होगा? 2/10 मोल प्रति लीटर। तो ये जो है 2/10 यानी 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ये वेग है। यानी 1 मिनट में सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा? तो प्रति मिनट, यहाँ एकांक समय हमने मिनट को यूनिट टाइम माना है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया की क्या स्पीड है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होती है तुरंत ही उत्पाद बन जाता है, यानी उसमें मिनट तो लगते नहीं, सेकेंडों में अभिक्रिया हो जाती है। तो कितनी तेज़ी से सांद्रता परिवर्तित हो रही है, ये हम सांद्रता में परिवर्तन को न्यूमरेटर में यानी बटे के ऊपर रखते हैं और समयांतराल को नीचे रखते हैं, और इस तरह से हमें अभिक्रिया का वेग पता चल जाता है। तो रासायनिक बल गतिकी में हम अभिक्रिया का वेग पता करते हैं, यानी अभिक्रिया का वेग से संबंधित जो अध्ययन होता है वो रासायनिक बल गतिकी में होता है। और इसके अलावा जैसे ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया 2NO + 2H2 दैट गिव्स N2 + 2H2O। तो ये अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। यानी अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएं तो N2 + 2H2O बनता है। लेकिन अगर हम कई मेथड से, कई विधियां हैं, अगर हम किसी प्रकार इसकी क्रियाविधि ज्ञात करें कि कैसे यह अभिक्रिया होती है,
मान लिया ये अभिक्रिया है 2NO + 2H2 दैट गिव्स N2 + 2H2O। तो इसकी क्रिया विधि यानी वास्तव में इसमें उत्पाद बनता कैसे है ये पता लगाया गया है तमाम प्रयोगों द्वारा। तो ये मालूम चला है कि स्टेप 1 में पहले 2NO 1 मोल H2 से रिएक्ट करता है, फिर N2 और H2O2 बनता है, फिर H2O2 फिर 1 मोल H2O से और क्रिया करता है, फिर 2H2O बनता है। तो 2 पदों में ये अभिक्रिया होती है, यानी इसकी क्रिया विधि कहती है कि यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है और पहला पद स्लो है और दूसरा पद क्या है, फास्ट है। तो अगर इन दोनों पदों को हम जोड़ें तो यही अभिक्रिया है ये ऊपर वाली। जैसे यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट का लेफ़्ट में जोड़ें, राइट का राइट में जोड़ें तो 2NO + H2, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल कितना हो गया, 2H2 हो गया। और ये H2O2 चूँकि लेफ़्ट में भी है और इधर राइट में आएगा तो दोनों कट जाएंगे और इधर क्या बचेगा, N2 + 2H2O। तो ये जो ऊपर अभिक्रिया लिखी हुई है यही अभिक्रिया हमें मिल जाएगी, यानी ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है। तो रासायनिक बल गतिकी में हम ये भी अध्ययन करते हैं, क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं कि अभिक्रिया कैसे उत्पाद उसमें बन रहा है, कितने वेग से बन रहा है, क्या वेग है अभिक्रिया का और कैसे बन रही है, कैसे बन रहा है उत्पाद। तो उत्पाद बनने में जो उसके स्टेप्स हैं कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग स्टेप होता है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो इसको शॉर्ट में हम RDS भी कहते हैं, यानी वेग निर्धारक पद, यानी जो वेग का निर्धारण करता है, यानी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेग डिपेंड करता है, वेग निर्धारक पद। जैसे मान लिया कोई लेटर USA से इंडिया लाया जाता है, सपोज़ न्यू दिल्ली, तो उसको टाइम लगता है 2 घंटे, 2 आवर्स। और न्यू दिल्ली से फिर लखनऊ लाया जाता है, सपोज उस लेटर को कोई पैदल लाता है तो मान लिया 72 आवर्स लगे। तो यहाँ एरोप्लेन से आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, यहाँ पैदल लाया जा रहा है, 72 आवर्स लगे। तो USA से ले करके लखनऊ तक जो यहाँ पर डिस्टेंस है ये 2 स्टेप में कवर हुआ, पहले 2 घंटे लगा, फिर 72 घंटे लगे। तो टाइम ज़्यादा कहाँ लगा, टाइम न्यू दिल्ली से लखनऊ के बीच लगा। यानी जब हम इसकी स्पीड निकालते हैं और स्पीड बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय, तो समय चूँकि जहाँ ज़्यादा लग रहा है, समय 72 घंटे यहाँ लग रहा है, तो वो स्पीड को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए स्पीड जो अभिक्रिया की स्पीड होती है वो हमें वो वेग निर्धारक पद पे डिपेंड करती है। तो इस चैप्टर में हम अभिक्रिया की क्रियाविधि से संबंधित अध्ययन भी करते हैं, यानी ये रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग का भी अध्ययन करते हैं और क्रियाविधि का भी अध्ययन करते हैं। अब यहाँ देखिए परिभाषा लिखी हुई है इसकी कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है बल गतिकी कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो इसमें 2 चीज़ का, एक तो अभिक्रिया के वेग की बात आती है, दूसरी क्रियाविधि की बात आती है। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है अभिक्रिया का वेग। और वेग जैसे हम लोग निकालते हैं विस्थापन बटे समय, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वैसे अभिक्रिया के लिए भी हम वेग निकालते हैं। तो वेग 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग क्या होता है इसको देखते हैं। औसत वेग यानी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, तो मान लिया यहाँ पर ये T1 टाइम पर अभिकारक की सांद्रता सपोज़ यहाँ R1 है और T2 समय पर यानी थोड़ी देर बाद T2 समय पर इसकी सांद्रता कितनी है, R2 है। तो यहाँ समय अंतराल यानी टाइम कितना लगा है, डेल्टा T, और यहाँ पर डेल्टा R, ये इसका जो यानी उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आया वो डेल्टा R है। तो यहाँ जो औसत वेग है, ये औसत वेग कैसे निकलता है, औसत वेग बराबर होगा सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो यहाँ सांद्रता क्या है, सांद्रता यहाँ सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ, पहले सांद्रता कितनी थी, R1 थी,
T1 समय पर R1 थी और T2 समय पर R2 हो गई। तो R2 माइनस R1 ये सांता में परिवर्तन हुआ और समय T2 माइनस T1। तो चूँकि T1 समय पर सांता R1 थी, T2 समय पर R2 है और बाद की सांता देखिए पहले से कम है, तो R2 की वैल्यू लेस देन है, यानी R2 जो है R2 की सांता लेस देन है किससे, R1 से कम है। ग्राफ पे देखिए, इसलिए यह आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो माइनस में रहेगी, क्योंकि अभिकारक को हम R से मान रहे हैं तो रिएक्टेंट को। तो यहाँ पर औसत वेग, और औसत वेग को हम यहाँ पर वेग को रेट कहते हैं और औसत को एवरेज कहते हैं। तो RAV, तो RAV बराबर हम अगर अभिकारक के टर्म्स में लिखें, अभिकारक के पदों में लिखें, तो इस तरह से लिखेंगे कि अभिकारक की सांता में परिवर्तन, माइनस लगा के लिखेंगे। और अगर दूसरा ग्राफ देखें, इसमें जैसे अभिकारक की सांता घटती जाती है, उत्पाद की सांता बढ़ती जाती है, तो मान लिया T1 समय पर सांता है P1 प्रोडक्ट है और T2 समय पर सांता है P2। तो ग्राफ में देखने से लग रहा है कि T1 समय पर P1 है, T2 समय पर P2 है, तो P2 ज़्यादा ऊंचाई पे है, यानी P2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो P2 जो है वो ग्रेटर है किससे, P1 से। तो यहाँ पर जब हम सांद्रता में परिवर्तन निकालेंगे, यानी जब औसत वेग निकालेंगे, तो औसत वेग क्या निकलेगा, सांद्रता में परिवर्तन यानी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस P1। तो चूँकि P2 P1 से ज़्यादा है, इसलिए डेफिनेटली ये वैल्यू प्लस में ही आएगी। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो जो RAV की वैल्यू है ये, यानी औसत वेग है, इसको हम अगर उत्पाद के पदों में लिखें तो क्या लिखेंगे, यानी पॉजिटिव में लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस रेट भी कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट को समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये इधर की तरफ समय है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर सांद्रता है। तो सांद्रता किस चीज़ की है, अभिकारक की सांद्रता है। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, ये मैंने पहले भी बताया है। अगर हमें किसी, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पर T1 समय पर सांद्रता R1 थी, T2 समय पर। अब अगर T1 T2 का जो गैप है वो बहुत कम होता चला जाए, यानी डेल्टा T एकदम ज़ीरो हो जाए, यानी T1 और T2 ओवरलैप कर जाएं, तो हमें एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर, यानी इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, यहाँ पर T1 T2 ओवरलैप कर गए हैं। तो इस बिंदु पर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी और स्पर्श रेखा को हम टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये टेंजेंट का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर जो तात्क्षणिक वेग है, इसको मैं लिखता हूँ, तात्क्षणिक वेग है, बिल्कुल औसत वेग के तरीके से निकलता है। बस जैसे उसमें डेल्टा रहता है वैसे यहाँ पर डी रहता है। तो डी का मतलब क्या है, डी भी जो है ये डिफरेंस ही है, एक तरह से डेल्टा ही है, लेकिन बहुत अल्प है वो। तो डी टी यानी डेल्टा टी जब बिल्कुल ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डी टी। तो डी आर रिएक्टेंट में जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है, इसी बिंदु है, इस बिंदु पर हम तात्क्षणिक वेग निकाल रहे हैं। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी है। तो इसको हम आर इंस्ट भी कहते हैं इंस्टेंटेनियस से। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर यही उत्पाद होता, जैसे इसमें अभिकारक की सांद्रता तो घटती है समय के साथ, लेकिन उत्पाद की सांद्रता तो बढ़ती है। तो उत्पाद मान लिया ऐसे बढ़ रही है उसकी सांद्रता, तो किसी पॉइंट पे हमें निकालना है, तो हमें स्लोप यहाँ खींचना पड़ेगा।
तो हमें टेंजेंट यहाँ खींचना पड़ेगा, स्पर्श रेखा। तो इस पॉइंट पर हम जब आर इंस्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा, चूँकि ये प्रोडक्ट के लिए है तो प्रोडक्ट के लिए डी, प्रोडक्ट के लिए हम पी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट है प्रोडक्ट के लिए। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब चेंज होता है तो समयांतराल जब हम यूज़ करते हैं तो औसत वेग निकलता है, और हम जब समयांतराल नहीं यूज़ करते हैं, हम dt यूज़ करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेग निकलता है। मान लिया ये अभिक्रिया है 2a + b दैट गिव्स 3c + d। अब इसमें a चेंज हो रहा है, समय के साथ a कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है a की सांद्रता कम हो रही है, a लुप्त हो रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है b की सांद्रता कम हो रही, b लुप्त हो रहा है। तो a लुप्त हो रहा है, b लुप्त हो रहा है, लेकिन अभिक्रिया कहती है कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल से क्रिया करते हैं। तो यानी इसका 2 मोल खर्च होता है, इसका 1 मोल खर्च होता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर इसका 2 अणु तो इसका 1 अणु इस्तेमाल होता है, तो ये तेज़ी से खर्च हो रहा है ए। तो ए के लुप्त होने की दर जो है क्या है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यानी ए की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समयांतराल। बी के लुप्त होने की दर क्या है, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। इसी तरह सी के बनने की दर क्या है, सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी लुप्त हो रहे हैं और सी और डी प्रोडक्ट हैं, वो बन रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ साफ जाहिर है कि ए के लुप्त होने की दर, देखिए यहाँ पे जो ए की लुप्त होने की दर है वो बी के लुप्त होने की दर की दूनी है, यानी ए तेज़ी से लुप्त हो रहा है। तो बी की जो दर है लुप्त होने की, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये 2 इधर से दूसरी तरफ आएगा डिवीज़न में, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो बी के जो लुप्त होने की दर है, जैसे यहाँ पर जो ये चीज़ है ये बी के लुप्त होने की दर है, और ये चीज़ जो है ये ए के लुप्त होने की दर है। लेकिन ये 2 फैक्टर जो यहाँ आया, ये जब राइट साइड में जाता है, ये भी कवर होगा इसमें, 2 जब राइट साइड में जाएगा तो 2 × हो जाएगा, यानी ए के लुप्त होने की दर बी के लुप्त होने की दर की दूनी है। औसत वेग कैसे निकालते हैं, मान लिया ये अभिक्रिया है एक, औसत वेग, ऊपर वाली अभिक्रिया के लिए हम औसत वेग कैसे लिखेंगे, यानी माइनस डेल्टा ए अपॉन 2 डेल्टा टी। देखिए 2 को नीचे से डिवाइड कर, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, औसत वेग लिखने में 2 डिनोमिनेटर में आ गया है। इसी तरह ऊपर जो है यहाँ पर 3 है ये, और वो जो है यहाँ पे आ गया है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे हम लिखते हैं औसत वेग। अब यह अभिक्रिया का औसत वेग लिखना है, इस अभिक्रिया का औसत वेग। तो औसत वेग कैसे लिखेंगे, औसत वेग, इस अभिक्रिया का औसत वेग लिखेंगे, चूँकि यहाँ 5 है इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 1 है इसलिए 1 से हुआ, यहाँ पर 6 है इसलिए 6 से हुआ, और ये जो अभिकारक हैं उनको मैंने बड़े ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि बड़े ब्रैकेट में लिखने का तात्पर्य होता है मोलर सांद्रता, निमोलरता। तो और प्रोडक्ट को भी हमने लिखा है यहाँ, डेल्टा यहाँ पॉजिटिव में है, तो सबको हम एक लाइन से लिख सकते थे, हमने आगे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ नीचे लिख दिया है। तो औसत वेग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसी में हमें तात्क्षणिक वेग भी लिखना होता, औसत वेग की जगह अगर हम आर इंस्ट भी लिखते, तो क्या करते हम, डी बी आर माइनस अपॉन 5 डी टी ऐसे लिखते, इक्वल टू माइनस डी बी आर ओ 3 माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन अपॉन 6 डी टी इज इक्वल टू डी बी आर 2 अपॉन 3 डी टी ऐसे लिखते जाते हैं। इसके लिए भी ऐसे लिख देंगे आगे। तो आपने देखा कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। कोई भी अभिक्रिया दी होती है उसका औसत वेग या फिर तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए आता है,
तो बहुत आराम से औसत वेग और ताक्षणिक वेग आप निकाल सकते हैं।